राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी, ये दोनों चैनल हमारे हैं। और अब मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मेरे बड़े भाई ओमकार चौधरी जी। भाई साहब प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। भाई साहब, अभी अभी बरेली से खबर आ रही है कि जो पूरी चंडाल चौकड़ी थी तौकीर रजा की, उन्होंने जितने गैर कानूनी काम और जमीनों पे कब्जे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा करके बड़े पॉश लोकेलिटी में 74 बड़ी दुकानें और शोरूम बना रखे थे इस चांडाल चौकड़ी ने, और उससे लाखों रुपया महीना किराया वसूलते थे। 74 दुकानें थी। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी 5 स्टार प्रॉपर्टीज इन्होंने बरेली में कब्जा कर रखी है और सब वक्फ बोर्ड की हैं। और उनको अब योगी जी ने सील कर दिया है पूरा। उन पे बुलडोजर कार्रवाई कभी भी हो सकती है। और बरेली से भागने वालों का तांता लगा हुआ है। जो तौकीर रजा के आह्वान पे बरेली को जलाने के लिए जो बाहर से लोग इकट्ठा हुए थे, बुलाए गए थे, अब उनको भागने की जगह नहीं मिल रही है। बरेली स्टेशन पे जो है जाम लग गया है। क्या कहेंगे सर, देश जलाने वालों के मंसूबे? देखिए, दो तीन चीजें हैं बाबा जी। जो लोग जा रहे हैं बरेली से, उनके बारे में मेरा तो ये मानना है, और चूंकि मैं मेरठ से आता हूं और मेरठ में भीषण दंगों का साक्षी रहा हूं, रिपोर्टिंग भी की है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब बुजुर्गों, जब खातूनों और जब बच्चों का शहर से पलायन शुरू हो जाए या करा दिया जाए, उनको कहा जाए कि आप बाहर चले जाइए, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़े दंगे फसाद की तैयारी हो रही है। तो ये बाहर से आए थे या बरेली के ही थे और उनको सुरक्षित जगहों पर रिश्तेदारों में दूर दराज भेजा जा रहा है, ये जांच का विषय है। ये उत्तर प्रदेश की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होंगी, उनके पास रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी होगी। अगर ये मान भी लें कि ये बाहर से बुलाए गए थे और अब वापस जा रहे हैं बाबा जी के लट के डर से, तो भी इनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए। इनकी जरा ठीक से पड़ताल होनी चाहिए वहीं रोक करके, और वो सारे सीसीटीवी फुटेज भी देखने चाहिए, खंगालने चाहिए। ऑलरेडी पुलिस और प्रशासन वो सब देख ही रही होगी कि कौन कौन चेहरे हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7 में तो तौकीर रजा को ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और बाकी लोगों को उसमें सह अभियुक्त बनाया गया है। जहां तक इसके आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं का प्रश्न है, तो आपने बताया ही है कि वक्फ की बहुत सारी संपत्तियों पर इनके कब्जे थे, अवैध कब्जे थे, और उनके जरिए ये लाखों रुपया कमा रहे थे हर महीने। अब सारा टंटा तो इसी बात पर है, सारा झगड़ा तो इसी बात पर चल रहा है। और जहां जहां ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पर उतार रहे हैं पसमानदा गरीब मुसलमानों को, जो लोग इनके पोस्टर बैनर उठा करके सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह पुलिस से भिड़ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि उन्हीं के हक की जमीनों पर इनके कब्जे हैं। इन्हीं का हक मार करके वो लाखों करोड़ों के मालिक बन चुके हैं ऑलरेडी, और अब इन्हीं को आगे करके, इन्हीं को चारा बना करके, इन्हीं को दांव पर लगा करके ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस को भी मारना पड़े। ये कलमबंद बयान है तौकीर रजा के, जो एफआईआर में जिसका उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा था कि पुलिस को भी मारना पड़े तो भी हम बरेली में ये सब करेंगे। इसका मतलब ये है
कि अलग अलग जगहों पर जो ये भू माफिया बैठे हैं, मौलानाओं के नाम पर, पॉलिटिशियन के नाम पर, अब इनको इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से भी रोक नहीं लगी। वक्फ कानून जो संशोधन कानून लाया गया था, बाकी भी इनके प्रयास, बाकी धमकियां भी, और जो पॉलिटिकल पार्टियां इनकी खैरख्वाह बनती हैं, इनकी संरक्षक बनती हैं, अब लगता है उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं हैं। वो सड़कों पर उतर करके अराजकता करेंगी तो मारे जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। वो तो हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके चलवाते रहे हैं। 3 कृषि कानून रोकने थे तो पता नहीं कहां कहां से जुटा करके वो 13 महीने का आंदोलन चलवाया। फिर लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शंभू बॉर्डर पर बैठा दिया, 2-3 जत्थेबंदियों को ला करके वहां तमाशा कराया गया। ये एक्सपोज हो चुकी, कुछ पार्टियां हैं जो एक्सपोज हो चुकी, कुछ संगठन हैं जो सामाजिक ग्रीवेंसेस के लिए, दूसरी चीजों के लिए बनाए गए थे, उनके भी चेहरे बेनकाब हो गए। जो आंदोलनजीवी थे उनकी भी पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है। अब ये अलग अलग जगहों पर, कोई बरेलवी, कोई दूसरे संगठनों के, समुदायों के नुमाइंदे। अच्छा, अभी इस पूरे तमाशे में जो ये चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, इसमें देवबंदी मुसलमान नहीं कूदे हैं, क्योंकि वो इस तरह की चीजों में भरोसा नहीं रखते हैं। वो ये जो मजार है, ये जो दूसरी चीजें रातों रात उग आती हैं, इनमें भी वो नाइत्तेफाकी रखते हैं। तो अभी जो बरेलवी हैं यही उछल रहे हैं, और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, विभाजन से पहले सबसे ज्यादा तमाशा इन्हीं लोगों ने किया था जी। और ये बाद में पाकिस्तान भी नहीं गए, यहीं रह गए। इनका तमाशा फिर शुरू है। जहां तक राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं का प्रश्न है, तो सामाजिक शांति से, समाज के विकास से, सामाजिक समरसता से, सद्भावना से, समन्वय से इनका कोई दूर दूर तक का लेना देना है नहीं। ये तो चाहते हैं कि समाज में तनाव हो, नफरत पैदा हो, इनकी दुकानदारी आगे चले और हिंदू और दूसरे समुदाय इनसे डर करके रहें, ताकि जो इनकी गुंडागर्दी है वो चलती रहे। और चल रही थी, 2017 से पहले तो चल ही रही थी, अब नहीं चल पा रही है। जब भी अब कानून हाथ में लेते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, शांति भंग करते हैं, दूसरे लोगों का जीना हराम करने की कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन से टकराने की कोशिश करते हैं, पीटते हैं, गिरफ्तार होते हैं, जेलों में सड़ते हैं और लंबी लंबी सुनवाई और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। सही इलाज होना इनका शुरू हो चुका है। राजनीतिक पहलू की बात करें तो अखिलेश यादव ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उनके खुद के घर में ही आग लगी हुई है। यानी आजम खान जैसे और कुछ दूसरे लोग, वो किस तरीके से तंज भरे शब्दों में उनके बारे में बात करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अब समाजवादी पार्टी में भी जो इनकी कथित रूप से एस्टेब्लिश मुस्लिम लीडरशिप रही है, उसमें भी फूट पड़ी हुई है। एसटी हसन अलग, आजम खान अलग, इनके दूसरे जो बंदे हैं, जो नए नए आए हैं, जो जोर जोर से जो है भांग दे रहे हैं, वो अलग राग अलाप रहे हैं। तो वो तो अपने घर की अपनी अग्नि को शांत कर ले, वही बहुत है। बाकी बाबा जी के जो बयान आए हैं, उनसे एक बात स्पष्ट है, बाबा जी, बर्दाश्त होंगी नहीं ये चीजें। और चूंकि शुरुआत बरेली से हो गई है, कर दी गई है या करवा दी गई है, और वहां जरा ठीक तरीके से प्रसाद बढ़ चुका है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए आप देख रहे होंगे अहिल्या नगर
महाराष्ट्र में कल वहां भी प्रसाद बंट गया। कल रात देहरादून में कुछ लोग निकल रहे थे, वहां धामी सरकार ने, धामी जी की पुलिस ने इनकी ठीक तरीके से खातिरदारी कर दी है। तो हर जगह ठीक से, चूंकि नवरात्र चल रहे हैं तो प्रसाद घरों में बन रहा है, तो पुलिस वाले भी जो हैं वो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं हर जगह। और मुझे लगता है कि दिशा निर्देश ऊपर से भी हैं, संकेत ऊपर से भी हैं। अगर सोनम वांगचुक ने कुछ साजिशें रची और जो स्टेप फिर अमित शाह ने लिए, तो वो संदेश और संकेत होते हैं सबके लिए कि जो भी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज करे, उसे कमजोर करने की कोशिश करे, उसको नाप दो। वही हुआ और वही हो रहा है। सर, मैंने ना इस पूरे घटनाक्रम में एक पैटर्न देखा। राहुल गांधी का वो ट्वीट याद कीजिए, युवा, छात्र और जेनजी। उसके बाद सोनम वांगचुक का पूरा प्रकरण, लद्दाख में आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, और उसको फॉलो करते हुए अचानक आई लव मोहम्मद का पोस्टर, बैनर, स्टिकर, और फिर पूरे प्रदेश को, देश को ये धमकी देना कि अगर हम सड़क पर उतर गए तो ऐसे में सर, अच्छा, अब तक सरकार के बारे में ये कहा जा रहा था, ये हमारा मानना था कि नहीं, सरकार सड़कों पे उतरने की नौबत पैदा नहीं होने देना चाहती, इसलिए सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी, बल प्रयोग से आंदोलन और उग्र हो जाता है। पर यहां तो देख रहा हूं कि बरेली में जिसकी कल्पना नहीं की थी उससे ज्यादा बल प्रयोग हुआ, और आज कोई नाम तक नहीं। आज ही सर एक वो वहां फतेहपुर या प्रतापगढ़, शायद कोई ऐसे ही किसी स्थान से लोग अपने घरों के सामने वो जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाए थे वो उखाड़ रहे हैं। इसका एक वीडियो चल रहा है और पुलिस ने खाली इतना बोला, जल्दी उतारो, खबरदार जो किसी के घर के आगे ये पोस्टर दिखाई दिया तो। और अपने से उतारा है सबने। तो सर, डंडे से तो भूत भी डरता है। और ये जो सपने पाल के बैठे थे कि हम तो नेपाल बना देंगे, अगर जरा भी बल प्रयोग हुआ तो पूरा देश जल सुलग उठेगा, यहां तो 4 डंडे में ही सब शुद्ध हो गए, चप्पल और टोपी भी सड़क पे छोड़ के भाग गए। एक ट्राली तो चप्पल उठा के ले गई है पुलिस। तो बल प्रयोग में तो कमी नहीं है सर, ये मैसेज तो क्लियर है। देखिए बाबा जी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं इसको ग्रेडेशन देता हूं अलग अलग तरह के। जैसे प्लान ए, बी, सी और डी। प्लान ए में जो किया गया, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करो। ये देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, संसद में भी और संसद के बाहर भी, सभाओं में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हर जगह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करो, उनकी विश्वसनीयता को कम करो, उनकी जो साख है उसको बट्टा लगाने की कोशिश करो, पूरी दुनिया में बदनाम करो। सुप्रीम कोर्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया तो प्रेशर में है, कार्यपालिका तो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें तो सब आरएसएस के लोग बैठा दिए गए हैं। पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, दुष्प्रचार किया गया, और इसमें पूरा इकोसिस्टम, इसमें पुराने अखबारों के, मीडिया हाउसेस के संपादक जो अब लात मार के निकाले जा चुके हैं और जो अपनी दुकानें खोले हुए हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह चला रहे हैं, वो सब शामिल किए गए। इसके अलावा जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, वो सब शामिल किए गए। सोशल मीडिया के जरिए
मेन स्ट्रीम मीडिया में जहां जहां जो जिस पोजीशन में अभी बचा हुआ बैठा है उनके जरिए ये सब एक परसेप्शन क्रिएट किया गया। फिर बी प्लान, लोगों को सड़कों पर उतारो, अराजकता फैलाओ। ये हमने सीएए के दौरान भी देखा, जब शाहीन बाग में 100 दिन तक चला, 103 दिन तक चला। ये हमने दिल्ली दंगों के दौरान भी देखा, झूठ बोला गया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। तरह तरह से ये सारे हथकंडे, ये 13 महीने का आंदोलन, ये शंभू बॉर्डर, जगह जगह जो अब ये हो रहा है ये तमाशे, जब वक्फ संशोधन कानून लाया गया तब भी, सीएए के दौरान भी अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरते थे। तो ये सब लोगों को भड़काओ, उकसाओ और झूठ बोल करके उनको सड़कों पर उतारो, अराजकता पैदा करो, आगजनी करवाओ। ये भी कहा गया कि केरोसिन छिड़का जा चुका है, केवल दियासलाई लगाने की जरूरत है। यानी प्लान ए, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करो, लोकतंत्र को कमजोर करो, संविधान जेब में डाल करके घूमते रहो और उसी संविधान को पलीता लगाओ, उसी लोकतंत्र को पलीता लगाओ, उसके ऊपर प्रहार करो दूसरे तरीके से। बी प्लान, लोगों को सड़कों पर उतारो, अराजकता फैलाओ, आगजनी करवाओ। और सी प्लान, जो विरोधी राज्य सरकारें हैं उनके जरिए, एनजीओ के जरिए, इकोसिस्टम के जरिए माहौल बनाओ, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, कि लोकतंत्र खतरे में है। और डी प्लान क्या है? अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाओ, चुनी हुई सरकार को या सरकारों को डिस्टेबलाइज करो, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह माहौल बनाओ और उसको देश के भीतर दोहराओ। यानी अगर जनता हमें नहीं चुन रही है, अगर हमें ठुकरा रही है, राज्यों में भी हमें नहीं चुन रही, केंद्र में भी हमें नहीं चुन रही, तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि ये प्लान पर अमल करो, देश में अराजकता पैदा करो, किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर, किन्हीं की भी मदद लेकर के, वो डीप स्टेट हो, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, कोई भी हो, जो कट्टरपंथी हैं उनकी मदद लो, पैसा जुटाओ, टूल किट के जरिए आग लगाओ, लोगों को भड़काओ, उकसाओ, आग लगवाओ और सरकार का तख्ता पलटो। ये 4 मोर्चों पर 4 तरीके से काम कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, अब ये भी सवाल आप पूछेंगे, दर्शक भी पूछेंगे। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि पब्लिक ने इनको डिसोन किया है, ठुकरा दिया है, इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, ये अपना भरोसा खो चुके हैं। इनको पता है कि चुनावी राजनीति के जरिए ये अब कभी सत्ता में नहीं आएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि जो मोदी जी ने, वो कहते हैं ना कि बिल में हाथ दे दिया है। कैसे दिया है? रक्षा सौदों में दलाली बंद कर दी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया है, बहुत हद तक भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, छापेमारी हुई हैं, ईडी ने भी छापेमारी की है, सीबीआई ने भी की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी की है। 350 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है, 350 करोड़ कैश बरामद हुआ है। धीरज साहू, जो इनका राज्यसभा का मेंबर था कांग्रेस का, उसके यहाँ से, ममता बनर्जी के यहाँ के करीबियों के यहाँ छापे मरे, 54 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। अलग अलग राज्यों में, अभी तेलंगाना में भी हुआ था, दूसरे राज्यों में भी हुआ है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विमुद्रीकरण किया था, जीएसटी में सुधार किया था, अभी भी आर्थिक सुधार चल रहे हैं जिनका ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं।
और ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री जेल जाते हुए देखे इस देश ने, अरविंद केजरीवाल से लेकर के हेमंत सोरेन तक, और कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी, और कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, अब ये सब इकट्ठा हो रहे हैं पर्दे के पीछे। इसके अलावा जिहादियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, आतंकवाद पर बहुत कड़े प्रहार किए गए हैं, नक्सलवाद की डेडलाइन तय कर दी गई है कि ये मार्च 2026 तक हम खत्म करके रख देंगे। अलगाववादी इस समय पूंछ नीचे देकर के बिलों में छिपे हुए हैं, सब पर नकेलें कसी गई हैं। इस्लामिक स्टेट और गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। कैसे? पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई है, बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है, कश्मीर में भी और कश्मीर के बाहर भी। जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी उस पर शिकंजा कसा गया है। और ये जो अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाते थे, कैसे बनाते थे, वो कौन सी कारगुजारियां करते थे, एसआईआर के जरिए और मतदाता सूचियों के सत्यापन के जरिए, इनका ये धंधा और ये वोट चोरी भी बंद की जा रही है। जो विदेशी घुसपैठिए आकर के यहाँ आधार कार्ड भी बनवा लेते थे, मतदाता पहचान पत्र भी बनवा लेते थे, और जो राज्यों की और सरकारों की और पॉलिटिकल पार्टियों की तकदीरें तय करने लगे थे, उन पर शिकंजा कसा गया है, उनकी पहचान की गई है, और पहचान करके उनको या तो डिपोर्ट किया जा रहा है या उनके देशों की सरहद में फेंका जा रहा है। तो ये जो 3-4 चीजें मोदी जी कर रहे हैं, इनके चलते इनको लगने लगा है, खास तौर से जो भ्रष्टाचारी हैं और जो वंशवाद आधारित पार्टियां हैं, इनको लगने लगा है कि हमारी दुकान हो रही है बंद। इसके अलावा एक काम और किया है मोदी जी ने, जो मैं कह रहा था कि बिल में हाथ डाल दिया। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा बुलंद किया है, और 200 के आसपास तो डिफेंस से रिलेटेड हथियारों का निर्माण विनिर्माण हमारे अपने देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर में हो रहा है, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। तो जो विदेशों से हथियार खरीदे जाते थे, छोटे से लेकर के बड़े तक, उनमें जो दलाली, जो पुजापा चढ़ाया जाता था पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप को, वो धंधा भी मोदी जी ने बंद कर दिया। तो मुझे आप ये बताइए कि ये लोग बिल बिलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वही हो रहा है इस समय देश में। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, योगी जी ने संभल में जब इन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, तो संभल में ऐसा सबक सिखाया था कि अब संभल वाले अगली 7 पुश्त तक कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बरेली वालों ने संभल से कुछ सीखा नहीं था क्या? योगी जी ने तो अभी ये भी कहा है ना कि ये मौलाना भूल गया था कि यहाँ किसकी सरकार है, हाँ, किसका शासन है। तो जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ये जानकारी मिल रही है, डिटेल आना बाकी है, लेकिन शुरुआती जो जानकारी है बहुत चौंकाने वाली है। 50 व्हाट्सएप के जरिए जी, करीब 11,000 लोगों को जुटाने का प्रयास किया गया, और बड़े पैमाने पर हिंसा कराने की और टारगेटेड हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। जी, साजिश बहुत बड़ी थी। हिंदू जैसे संभल से भागे थे, वैसे ही बरेली से बहुत सारे एरिया से भगाने की पूरी साजिश रची गई थी, षड्यंत्र रचा गया था। और ये मौलाना तौकीर रजा, जिसके बारे में कहा जाता है कि आला हजरत के परिवार से वंश से है, ये
कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट कर चुका है, ये समाजवादी पार्टी को भी 2012 में सपोर्ट कर चुका है, ये 2014 में बहुजन समाज पार्टी को भी सपोर्ट कर चुका है, 2001 में इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। ये पूरी तरीके से विध्वंस में लगा हुआ था, साजिश में लगा हुआ था, जहरीले बयान देता था। बीच में आपको याद होगा एक बार कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, तब भी ये घुस गया था कहीं, महीनों मिला नहीं था। इस बार भी ये किसी अपने करीबी के होटल में छुपा हुआ था, घुसा हुआ था। और जो मेरी रिपोर्ट है वो ये है कि पुलिस इसको खींच करके ले गई है वहां से, लगभग घसीट करके ले गई है। यानी योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि जो भी पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है उसको छोड़ना नहीं है। उसका जो हश्र होना चाहिए, एक दंगाई का, समाज में विद्वेष फैला करके अराजकता और आगजनी और दंगा फैलाने की जो भी साजिश रचे, वो आला हजरत के घर से हो या किसी के भी घर से हो, उसकी जो जगह है उसको वहां पहुंचाओ। और अब इन पर इतने मुकदमे कायम हो गए हैं, ऑलरेडी 15 के आसपास पहले भी इन पर मुकदमे थे और ये नए मुकदमे अभी और कायम हो गए हैं। 7 FIR में सबसे पहले नंबर पर यही है, आला हजरत के परिवार वाला जी, ये तौकीर रजा पहले नंबर पे है, बाकी सब इसके पीछे हैं लाइन में। तो मुझे लगता है कि जमानत वमानत लेने में ही 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। मैंने कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये अब योगी आदित्यनाथ के हत्थे चढ़ा है, इसका आजम खान बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, आजम खान तो सर बनना तय है, और उतना ही नहीं है, पूरी सर इसकी और इसके पूरे गिरोह पे बुलडोजर कार्रवाई की पूरी तैयारी हो रही है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज बरेली में ऑलरेडी सील कर दी गई हैं, और उनपे अब ये आज में एक और वीडियो चल रहा है सर, बरेली के सब लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमारा इस तौकीर रजा से कोई संबंध नहीं है, हम इस गड़बड़ में बिल्कुल शामिल नहीं थे। तो सर ये बरेली में एक चीज और बताऊं, इनका हर शहर में ऐसा एक तौकीर रजा इन्होंने हर शहर में पाल रखा है, जो उस शहर में गड़बड़ी फैलाने का ठेकेदार होता है। और सर वही बात है कि इनका एक ठेकेदार पकड़ कर रगड़ दो, ये अपने चुप हो जाएंगे। और बाबा जी ने तो पूरे हिंदुस्तान में सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी पुलिस फोर्सेस को राह दिखा दी है, बिल्कुल, कि इनको, इनकी गुंडागर्दी को कंट्रोल करने का, वो बात तो लिए लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, और इनको ठीक करने के लिए तो बुलडोजर पे चढ़ के ही प्रशासन चलाना पड़ेगा। और सर देख लीजिए, आज आते ही पूरा बरेली खाली कर दिया, एकदम शुद्ध है, हमारा कोई मतलब नहीं है, अपने घर से खुद पोस्टर फाड़ रहे हैं। यही होना है और यही योगी जी होना ने चाहिए। तो पूरे देश को राह दिखाती है जी। देखिए, शासक तो वही है जो समाज को सुरक्षित रखे, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, प्रदेश की या देश की जो आर्थिक सेहत है उसको दुरुस्त करे, और जो भी देश के भीतर या देश के बाहर से आपके यहां इस तरह की हरकतें करवाने पर आमादा हो, उनको समय समय पर सबक सिखाने का काम भी करें। जो काम ऊपर मोदी जी कर रहे हैं वही काम योगी जी कर रहे हैं जी। और शुरू में बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई योगी जी कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। नहीं, बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। बिल्कुल यही तरीका है। और ऊपर की लीडरशिप भी अब
कई मामलों में योगी जी का अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको पता लग गया कि इनकी सारी गुंडागर्दी को इसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सर आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करेंगे। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम।